नमस्कार साथियों, आज बात करने वाले हैं गामा अक्षमता के बारे में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। इसकी पहचान क्या है, इसका परिचय जो हम बात करते हैं, लक्षण के बारे में, उपचार के बारे में, प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी के बारे में आज जानते हैं। तो बात करते हैं गामा अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। हूँ राजेंद्र। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गामा अक्षमता एक ऐसी विकलांगता है जिसे सामान्य तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति किसी चोट या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसका प्रभाव प्रभावित अंग पर स्पष्ट दिखाई देता है। गामा अक्षमता का तात्पर्य है व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना। कोई व्यक्ति है, उसके किसी अंग शरीर में चोट लग गई है या किसी दुर्घटना से वो शिकार हो गया, जिससे उसी शरीर का किसी भी अंग प्रभावित हो जाता है, तो वो गामा क्रियाएं करने में प्रॉब्लम दिखाता है। जो गामा अक्षमता का जो तात्पर्य है, जो परिभाषा, वो ये कि व्यक्ति को चलने कूदने के साथ साथ किसी वस्तु को तक पहुँचने, पकड़ने, उठाने और ले जाने में क्या होता है, कठिनाई का होना। ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामा अक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। गामा अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। जन्मजात गर्भधारण के समय किसी प्रकार की चोट लग गई, ऑक्सीजन कमी हो गई, उसकी वजह से भी उसको गामा अक्षमता हो सकती है। और दूसरी बात आती है जन्म के बाद। तो जन्म के बाद किसी प्रकार की चोट लग गई, सिर में चोट लग गई, तो उससे भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जन्मजात गामा अक्षमता के अंतर्गत शिशु का पांव टेढ़ा, मुड़ा हुआ और अविकसित अंग वाला हो सकता है। ये समस्याएं भविष्य में गामा अक्षमता का गंभीर रूप ले सकती है। गामा अक्षमता को अन्य प्रकार की अक्षमता के साथ संलग्न रूप से भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि व्यक्ति मानसिक मंदता से प्रभावित है तथा साथ में उसकी उठने, बैठने, खड़े होने की क्रिया भी प्रभावित है, तो उसे मानसिक मंदता से के साथ संलग्न गामा अक्षमता के रूप में जाना जाता है। तो संलग्न गामा अक्षमता क्या होती है, इसके साथ गामा अक्षमता के साथ किसी अन्य समस्या भी उस बच्चे में देखी जाती है, जैसे मानसिक मंदता के साथ गामा अक्षमता या किसी विजुअल इम्पेयरमेंट भी साथ में देखी जा सकती। तो इस प्रकार जो संलग्न दशाएं हैं वो भी गामा अक्षमता के साथ में अपन को देखी जा सकती है। कुछ गामा अक्षमता वंशानुगत होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कभी कभी किसी फोड़े इत्यादि के ऑपरेशन के उपरांत यदि ऑपरेशन से संबंधित स्नायु क्षतिग्रस्तता हो जाती है तो उस क्षेत्र की मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। तो परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति में गामा अक्षमता हो जाती है, इस प्रकार देखा जाए तो गामा अक्षमता के अनेकों कारण है, जिन पर यदि नियंत्रण पा लिया जाए तो गामा अक्षमता की जनसंख्या दर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी जो गामा अक्षमता है उस पर यदि हम नियंत्रण करते हैं, पहले ही प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो इस प्रकार की विकलांगता होने के चांस कम हो जाते हैं और इस प्रकार के लोगों की संख्या में कमी देखी जाएगी। जो व्यक्ति गामा अक्षमता से प्रभावित है उन्हें विभिन्न प्रकार के पुनर्वासित करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। पुनर्वासित किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि उनको एडेप्टेशन दिया, उपकरण दिया, या किसी प्रकार की जो अंग प्रभावित है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी कि वो अंग किस प्रकार संचालित कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। उन्हें रोजगार पर कार्य प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कंकाल तंत्र और गामा क्रिया कलापों से संबंधित कमियां एवं समस्याएं शारीरिक अक्षमता को दर्शाती है। शारीरिक अक्षमता कैसी देखी जा सकती है, जो हमारा कंकाल तंत्र है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें किसी प्रकार की विकृति है या गामा क्रियाएं हैं, किसी कार्य को करने में अलग ढंग प्रकट कर रहा है, सामान्य व्यक्ति जैसे कार्य नहीं कर रहा, तो वो गामा अक्षमता को दर्शाती है। गामा अक्षमता शरीर की संरचना, जो शरीर का स्ट्रक्चर है और कार्य प्रणाली, हमारी कार्य जो करने की क्रियाकलाप उसको प्रभावित करती है। यानी उनको हमें कुछ अंतर दिखाई देता है सामान्य व्यक्तियों से, जिसके कारण क्रियाकलाप सीमित हो जाते हैं।
जो गामाक्षम व्यक्ति होते हैं वो क्रियाकलाप पूरे क्रियाकलाप जो सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं वो करते तो हैं, पर किसी उपकरण के साथ, या कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर पाते, तो इस कारण से उनको उनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। ये शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इसके फलस्वरूप समाज की सामान्य पारंपरिक क्रिया में कमी जाती है, अतः इन्हें समाज द्वारा विशेष सेवा एवं कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। गम अक्षमता वैसे तो कई प्रकार की होती है, पर यहाँ कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। पहला आता है परम मस्तिष्कीय पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि जो मस्तिष्क है उसमें किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति में किसी अंग लकवाग्रस्त हो जाता है और वो उस अंग से कार्य नहीं कर पाता। दूसरा था पोलियोमाइलिटिस। जो पोलियो रोग है वो वायरस की वजह से होता है। तो ये क्या करता है, अपने जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है और व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें जो स्पाइना बाइफिडा, जो रीढ़ की हड्डी में फ्लूइड पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार फोड़ा फुंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पाइनल फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है और मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, क्योंकि भारत इस समय कुष्ठ रोग मुक्त हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में कोई अंग शून्य हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि अपना अंग शून्य हो गया, तो उस शून्य हुए अंग में किसी प्रकार की चोट लग जाने उसमें वो अंग खराब हो सकता है, उससे भी गामा अक्षमता पैदा हो सकती है। फिर आता है अविकसित अंग। अगर जन्म के समय कोई अंग विकसित नहीं है तो भी गामा अक्षम हो सकता है। और मांसपेशियों में समायोजन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो भी मांस सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती और व्यक्ति गामा अक्षमता की श्रेणी में आ जाता है। कुछ बात कर लेते हैं। परम मस्तिष्कीय अंगाघात, ये मस्तिष्क के लकवा के रूप में जाना जाता है, यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार लकवा आ गया तो उससे जो संबंधित क्षेत्र है उसमें भी लकवा आने की संभावना होती है। जैसे कि मस्तिष्क के क्षेत्र में लकवा तो एक पैर रह सकता है, दोनों पैर हो सकते हैं लकवाग्रस्त, हाथ रह सकता है, तो इस प्रकार से लकवा होने की चांस बढ़ जाते हैं। इसके कारण शरीर की स्थिति, जो स्ट्रक्चर है और गति, जो स्ट्रक्चर और जो गामा गति है मोटर, वो दोनों प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप गामा का क्षमता आ जाती है। मस्तिष्क की क्षति जन्म के समय, जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद 3 स्टेज में देखी जा सकती है। सभी डिसेबिलिटी इसी प्रकार से होती है अधिकतर। अब बात करते हैं पोलियोमाइलिटिस की बात करते हैं। तो पोलियो वायरस संक्रमण से होने वाली अक्षमता है। पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर होल सेल्स को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप विकलांगता हो जाती है। जो पोलियो है वो क्या करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर होल सेल्स को क्या करता है, कहा जाता है, यानी उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये विकलांगता होती है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि पोलियो वायरस किस वजह से होता है और क्या कारण है जिसकी वजह से विकलांगता हो सकती है। सर्दी जुकाम और दस्त से ग्रसित एवं कमज़ोर बच्चों को वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है, परंतु 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिकतर होता है। 18 महीने तक की उम्र में बच्चे अधिक संख्या में पोलियो से ग्रसित होते पाए जाते हैं। वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों को कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब तथा शौचालयों की कमी है, वहां पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से ये वायरस स्वच्छ बच्चे के मुंह तक पहुंचकर प्रभावित करते हैं। ये वायरस पीने के पानी या खाद्य पदार्थों की मक्खियों द्वारा गंदे हाथों से पहुंचकर दूसरे बच्चों को प्रभावित करता है। जैसे कि हम जानते हैं पोलियो एक संक्रमण बीमारी है, तो ये क्या करता है, कोई बच्चा संक्रमित है तो उससे दूसरे बच्चों में कई वजह से फैल सकता है, जैसे पीने के पानी के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, गंदे हाथों के द्वारा। इस प्रकार से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये वायरस पहुंच सकता है और ये वायरस
5 वर्ष तक के बच्चों में होता है और 6 से 2 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। तो ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। यदि वातावरण अच्छा है तो भी इसके वायरस छींक एवं खांसी द्वारा फैलते हैं। ये वायरस स्पाइनल कोड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स के ग्रे मैटर को भेजता है। इसी एंटीरियर हॉर्न सेल्स नर्व की क्षति के कारण मांसपेशियों जो विशेष शरीर के निचले हिस्से की होती है उनमें तनाव शिथिलता कम हो जाती है। पोलियो के मुख्य कितने वायरस है? 3 वायरस होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला आता है नियोन, लेसिंग और ब्रांसहाइड। ये 3 वायरस है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन सा वायरस नहीं है चौथा ऑप्शन देकर। तो हमें याद रखना लियोन, लेसिंग और ब्रांसहाइड। ऐसा वायरस संक्रामक रोग जिससे एंटीरियर हॉर्न सेल से जुड़े मांसपेशियों में अल्पकालीन एवं स्थायी रूप से क्षति होती है, जिसे लकवा या बाल पक्षाघात कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो पोलियो वायरस है उसको क्या कहते हैं? बाल पक्षाघात भी कहते हैं। कभी कभी इस वायरस से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, जिससे कम से कम 2% बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे सुचारू रूप से श्वसन क्रिया नहीं कर सकते। ये स्थिति तब होती है जब वायरस डायफ्राम की दीवार को भेदता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाती है। ये वायरस 3 प्रकार से प्रभावित करते हैं। जो निम्न प्रकार से हैं उसको बारे में देखते हैं। पहला आता है एंसेफेलाइटिस। इसमें मस्तिष्क के अग्रभाग का डायंसेफेलॉन प्रभावित होता है। एंसेफेलाइटिस में क्या होता है कि मस्तिष्क का जो अग्रभाग है डायंसेफेलॉन वो क्या होता है? प्रभावित होता है। दूसरा आता है अनुमस्तिष्क, जो ब्रेन स्टर्म है उसको प्रभावित करता है। और तीसरा आता है इसमें सुषुम्ना को प्रभावित करता है, सुषुम्ना नाड़ी उसको प्रभावित करता है। पोलियो के साथ दीर्घावस्था में कुछ द्वितीयक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, जो इस प्रकार से होती है। तो जो द्वितीयक समस्याएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। मांसपेशी तथा नसों का छोटा होने के कारण वह अंग पूरा विस्तार से गति नहीं कर पाता, जिसके कारण बड़े जोड़ों में संकोचन हो जाता है। जो शरीर का अंग है, जो मांसपेशियों में अगर किसी प्रकार नसों का छोटे हो गई तो वो पूरी तरह से गति नहीं कर पाएगा, वो एक स्टेबल हो जाएगा हाथ या पैर, जहाँ भी इस प्रकार की विकृति आई है। दूसरा आता है कभी कभी मांसपेशियाँ सूख जाने के कारण अपना कार्य नहीं कर पाती। जो किसी भी अंग की मांसपेशियाँ सूख गई तो वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाएगी, उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वह अंग जोड़ से खिंचाव हो जाता है, चिपक जाता है बिल्कुल वो। और ये कई प्रकार के होते हैं जोड़ों में, जैसे कि घुटनों, टखनों, कंधा, कोहनी, कलाई इत्यादि में इस प्रकार की विकृति देखी जा सकती है। कभी कभी बच्चे घुटने पर हाथ रखकर चलना आरंभ कर देते हैं, जिससे इनके मेरुदंड में टेढ़ापन आ जाता है। इस टेढ़ापन को मेरुदंडीय विकृति कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेरुदंडीय विकृति किससे कहते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं कि कभी कभी बच्चे घुटने पर हाथ रखकर चलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उसके मेरुदंड में क्या आ जाता है? टेढ़ापन आ जाता है। इस टेढ़ेपन को मेरुदंडीय विकृति कहते हैं। अब बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा। बेसिक बात कर लेते हैं, विस्तार से आगे की वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तार से और बात करेंगे। इसे मेरुदंडी द्विसायकी कहते हैं। ये पैदाइशी असामान्यता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है। इसमें गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास में कशेरुक को मेरुदंड के ऊपर बंद नहीं होती, जिससे मेरुरज्जु का मुलायम क्षेत्र असुरक्षित छूट जाता है, अतएव ये एक थैले के रूप में उभर जाती है। इस प्रकार की चोट के परिणाम स्वरूप पैरों में क्या आता है? पक्षाघात आ जाता है। स्पाइना बाइफिडा क्या है कि द्विशाखी रीढ़ है। इसमें जो रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष आता है, इसके बच्चे कशेरुक और मेरुदंड के ऊपर बंद नहीं हो पाती, मेरुदंड मुलायम क्षेत्र असुरक्षित छूट जाता है, अतएव ये थैले के रूप में उभर आती है और इस प्रकार की चोट के परिणाम स्वरूप पैरों में पक्षाघात आ सकता है। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि कुष्ठ में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। संवेदना नहीं रहने की वजह से व्यक्ति लापरवाही से कार्य करते हैं
उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके छाले पड़ गए और संक्रमण हो जाता है। धीरे धीरे मांस और हड्डियां गलने लगती है, जिसके फलस्वरूप विकृतियां आ जाती है। कुष्ठ रोग सही एवं नियमित उपचार कराने में से ठीक हो जाता है, परंतु कभी कभी ये संक्रमण अधिक होता है तो विकृति रह जाती है। इन्हीं विकृति के कारण कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति को गामाक्षम व्यक्ति कहा जाता है। कुष्ठ रोग से ठीक हो गया पर उसकी जो विकृति है उससे वो अंग संचालन करने में अभी भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से उसको गामाक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। अब बात करते हैं जन्मजात विकृति के बारे में। जो जन्मजात विकृति जन्म से ही आई है, गर्भधारण के बाद जो बच्चे में पैदा हुई है उसी को जन्मजात विकृति कहते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में जन्मजात विकृति होती है जब पैदाइश के समय ही बच्चे के दोनों अथवा एक पाँव अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। जब बच्चा जन्मा है तभी से उसका एक पैर अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो उस विकृति को CTEV कोग्निटियल टेम्पेल्स इक्विनोवायरस इस नाम से जानते हैं। कभी कभी शिशु की जो गर्दन है एक तरफ मुड़ी हुई होती है। जो कुछ बच्चों में गर्दन क्या होती है, एक तरफ जो कि मुड़ी हुई होती है, जिसमें विशेष रूप से स्टेनोक्लीडोमास्टोवायरल नामक मांसपेशी में ऐंठन हो जाती है, जिसे मस्कुलर टार्टिकोलिस के नाम से जाना जाता है। इस विकृति में शिशु अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाए रखता है और हिलाता रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने सिर को गर्दन के मध्य रेखा से दूसरी तरफ विपरीत दिशा में घुमाने में असमर्थ होता है। यानी जो बच्चा होता है वो एक ही तरफ अपनी गर्दन को झुकाए रखता है और दूसरी तरफ देखने में उसको प्रॉब्लम महसूस होती है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने सिर को गर्दन के मध्य रेखा से दूसरी तरफ विपरीत दिशा में घुमाने में असमर्थ होता है। जब बच्चे के दोनों घुटने आपस में सटे हुए होते हैं तो इस विकृति को जेनुवेल्गम कहा जाता है। खड़े होने की स्थिति में जब बच्चे का घुटना पीछे की ओर धंस जाता है तो इस विकृति को जेनु रिक्वेंटम कहा जाता है। यानी खड़े होने की स्थिति में बच्चे का जो घुटना पीछे की ओर धंस जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जेनु रिक्वेंटम। क्या कहते हैं, जेनु रिक्वेंटम। इसी प्रकार जब दोनों घुटनों के बीच की जगह अधिक हो जाती है तो इस प्रकृति को कहते हैं जेनुवेरस। यानी दोनों घुटने टच हो रहे हैं, उनकी जगह दोनों घुटनों के मध्य जगह अधिक हो गई तो उसको कहते हैं जेनुवेरस। तो जेनु रिक्वेंटम कहते हैं जिसमें घुटना पीछे की ओर धंस जाता है, और जेनुवेरस कहते हैं जिसमें घुटनों के मध्य की जगह अधिक हो जाती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी के में पीछे की तरफ वो बाहर आ जाता है, तो इस स्थिति को काइफोसिस कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में पीछे को बढ़ की तरह देखने को मिलता है बहुत सारे व्यक्तियों में, तो वो जो विकृति है उसको क्या कहते हैं, काइफोसिस। आगे की तरफ उभार हो उसको लार्डोसिस कहते हैं, तथा बगल की तरफ उभार हो उसको स्कालोसिस कहते हैं। बगल की तरफ उभार हो उसको कहते हैं स्कोलियोसिस, और आगे की तरफ उभार को कहते हैं लार्डोसिस। इन बच्चों में व्यापकता दर लगभग 3 बच्चे प्रति 1000 होती है। कई बार ये पीढ़ीगत चलता है जिसका अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं है। अब चोट की वजह से भी ये विकृति हो सकती है, तो बात करते हैं चोट के कारण विकृति किस प्रकार से हो सकती है। शरीर के किसी भी भाग में चोट अथवा दुर्घटना के कारण अथवा पैर या तो टेढ़े हो जाते हैं या फिर कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से गंभीर विकृति रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण होती है। रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में 2 प्रकार की चोटें हो सकती है, एक तो पूर्ण रूप से चोट हो गई या फिर आंशिक रूप से चोट हो गई। स्पाइनल कॉर्ड की जो सर्वाइकल एरिया है
उसमें चोट लगने के कारण इसमें विशेष रूप से हाथ की जो नर्व है, जो नसें हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं, जिससे हाथ में आंशिक रूप से क्या आ जाती है, विकृति पैदा हो जाती है। यदि जो स्पाइनल कॉर्ड के लंबर भाग LL में चोट लगती है तो शरीर का पूरा अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर क्या हो सकते हैं, लकवाग्रस्त हो सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं, जिसे मेरुदंडीय चोट कहते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति में व्यक्ति का सोच एवं पेशा पर नियंत्रण नहीं हो पाता। इस विकृति में उसकी सामान्य दैनिक क्रियाएं भी प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार किसी दुर्घटना के कारण हड्डी अपने स्थान से हट जाती है और समय रहते उपचार नहीं होने से विकृति आ जाती है, तो इसे गामा क्षमता के रूप में क्या कहते हैं, जाना जाता है। तो मैंने बात कर ली जो जन्म के समय विकृति आती है, चोट के कारण विकृति, चोट लगने के कारण हमारी जो मेरुदंडीय जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें किसी प्रकार चोट लग जाती है तो शरीर में आंशिक या पूर्ण रूप से क्या आ सकता है, लकवा आ सकता है और अपने जो सोच व पैसा पर नियंत्रण नहीं हो पाता। अब बात करते हैं अविकसित अंग, अडेवलप्ड ऑर्गन्स। कुछ बच्चों में जन्मजात अविकसित अंग पाए जाते हैं, यानी जन्म से ही जो विकसित ही नहीं होता अविकसित अंग है वो, जिसको फोकोमोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकोमोलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित अंगों किस नाम से जाना जाता है, फोकोमोलिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग विकसित होते हैं तथा इसमें पैर अथवा हाथ का विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चों के ऊपरी अंगों के कार्य में संपादन के लिए किसी अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण, यदि कोई बच्चा पूरे शरीर पर में साबुन लगाना चाहता है परंतु उसमें जो गामक समस्या होने के कारण उसके हाथ नहीं पहुंच सकते, तो उसे डंडे से लगी तौली अथवा साबुन लगा हुआ कपड़ा चाहिए ताकि वह पूरे शरीर पर साबुन लगा सके। इसी प्रकार बड़े हत्थे लगे चम्मच की सहायता से बच्चा भोजन करने में सक्षम हो जाता है, जिसके निचले अंग अविकसित होने की स्थिति में कृत्रिम अंगों का सहारा लिया जाता है। जो अडेप्टेशन देकर हम उनको क्या कर सकते हैं, समाज की मुख्य धारा जो आइडियल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मांसपेशी क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में। ये एक ऐसी गामी विकृति है जिसमें बच्चे का जन्म सामान्य होता है एवं जन्म के 3 वर्ष के उपरांत ही उसकी मांसपेशियों में विकृति शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात उसके लिए बिस्तर में उठना मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये धीरे धीरे डेवलप होती है विकृति। जब जन्म के समय कुछ नहीं होता, 3 वर्ष के जो बाद कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद लगातार ये विकृति अपना गंभीर रूप लेती रहती है। परिणाम स्वरूप वह अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर पाता। इस बीमारी की रोकथाम अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है। मांसपेशी क्षरण का मुख्य कारण वंशानुगत बीमारी माना गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक उपस्थित रहती है। इसे कई वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें कुछ ऐसी भी होती है कि व्यक्ति इस समस्या के साथ पूरा जीवन व्यतीत करता है एवं कुछ में इस एक निश्चित उम्र में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो गामा क्षमता की आशंका होने पर शीघ्र हस्तक्षेप गामा क्षमता से ग्रसित बच्चों में शीघ्र हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। इससे भविष्य में होने वाली विकलांगता की गंभीरता को कम किया जा सकता है। शीघ्र हस्त कार्यक्रम हेतु ग्रामीण पुनर्वास कार्यकर्ता अपने निम्नलिखित प्रकार से सहायता कर सकते हैं। वो निम्नलिखित जो सहायता है वो हम देख सकते हैं किस प्रकार से वो ग्रामीण जो पुनर्वास कार्यकर्ता वो किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। पोलियो की आशंका होने पर बच्चे को पूर्ण विश्राम की स्थिति में रखना चाहिए। जो अगर पोलियो किसी बच्चे में सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसको आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है या आराम करने के लिए सलाह दी जाती है।
अभिभावकों को बताया जाना चाहिए कि बच्चे को सही स्थिति में रखें ताकि बच्चे को संकुचन से बचाया जा सके। जहाँ तक संभव हो पैरों को सीधा रखना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे में इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसको उसके हाल में छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे मांसपेशियों में क्या हो जाती है, ऐंठन आ जाती है और वो ढंग से कार्य नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें क्या करना, उस मांसपेशी को स्ट्रेस करके रखना ताकि उनमें संकुचन नहीं आए। और अभिभावकों को इस प्रकार ट्रेनिंग देनी चाहिए क्योंकि अभिभावक ही बच्चे के साथ अधिकतर समय तक उनके साथ में रहते हैं। अच्छे और संतुलित पोषण के द्वारा बच्चे को बीमारी की स्थिति में स्वच्छ और मजबूत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बीमारी की स्थिति हो गई किसी प्रकार बच्चे में तो उसको संतुलित भोजन देना चाहिए। वैसे भी बच्चे को संतुलित भोजन ही देना चाहिए और जो बीमारी की स्थिति उसको स्वच्छ और मजबूत रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चिकित्सक के पास ले जाने में मदद पहुंचानी चाहिए। यदि तेज़ बुखार आ रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो सबसे पहले अस्पताल में आपातकालीन जो कक्ष है, इमरजेंसी कक्ष है, उसमें ले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ उपयुक्त चिकित्सा करने के साधन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अगर तेज़ कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई है बच्चे में तो इमरजेंसी रूम में ले जाना चाहिए ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। जैसे ही बुखार खत्म हो, संकुचन को रोकने व शक्ति को वापस करने हेतु व्यायाम जरूरी है। जो इसकी एनर्जी है उसको वापस डेवलप करने के लिए उसकी जो व्यायाम कसरत है वो करवाना चाहिए ताकि मांसपेशियों में वापस जो स्ट्रेस है वो वापस कार्य प्रणाली वापस लागू हो सके। अतः बच्चे को भौतिक चिकित्सक के पास स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास भेजना चाहिए ताकि वो उसको मसल स्टोन को एक्सरसाइज के द्वारा उसके मसल स्टोन को ठीक कर सके। प्राय ऐसी अवस्था में बच्चे को की मालिश करने से मना किया जाना चाहिए। परम मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित बच्चे की उम्र के अनुसार उसे सही स्थिति में बैठाना, लेटाना तथा खड़ा करना चाहिए। यदि ऐसा करने में असुविधा हो रही है तो सहायक यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। गामक कौशल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें छोटे छोटे कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी वाणी एवं भाषा भी अवरुद्ध अथवा पिछड़ी हो उन्हें प्राकृतिक वातावरण में वाणी और भाषा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खाने पीने संबंधी गतिविधियों में अवरुद्धता होने तक परिमार्जित उपकरणों का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। जो बच्चे की गामक कौशल को डेवलप करना है, हमें जो मोटर कौशल को डेवलप करना है तो उनके छोटे छोटे कार्य देने, घर के छोटे छोटे कार्य देने चाहिए ताकि वो अपने फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर को डेवलप हो सके और उनको अंगों को अच्छे से कार्य करवा सके। और इस प्रकार के बच्चों की जो स्पीच प्रॉब्लम है वो सामान्य रूप से देखी जा सकती है। तो इस प्रकार के बच्चों को स्पीच थेरेपी देनी चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजना चाहिए या घर पर ही उसको उसके पेरेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो सके और बच्चे को भाषा जो वाणी चिकित्सा से जो पिछड़ी हुई वाणी चिकित्सा उसको अच्छी कर सके और उसके साथ बातचीत करने का संप्रेषण कौशल बढ़ा सके। खाने पीने संबंधी गतिविधियों में अवरुद्धता होने तक परिमार्जित उपकरणों का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। द्विसागी रीढ़ जैसी समस्या होने पर तत्काल न्यूरोसर्जन से क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। ऐसे बच्चों की शारीरिक स्थिति को सुधारने हेतु भौतिक चिकित्सा और व्यवसायिक चिकित्सा से भी क्या लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। जैसे स्थिति जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक स्थिति खराब होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास देना चाहिए, भौतिक चिकित्सा देनी चाहिए ताकि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी उसको डेवलप किया जा सके और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो जो व्यवसायिक रोजगार पर कार्य कर सके, अंगों को संचालित करके। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति को भौतिक और व्यवसायिक चिकित्सा देने में शीघ्र लाभ होता है। कुछ जन्मजात विकृति के अंतर्गत यदि किसी का अंग टेढ़ा दिखता है तो उसे शीघ्र ही भौतिक चिकित्सक या व्यवसायिक चिकित्सक से क्या लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए।
चोट के कारण आई विकृति के लिए उपयोगी उपकरण एवं यंत्र का क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। व्यायाम चिकित्सा और चाल प्रशिक्षण, जो चाल प्रशिक्षण है को उपरोक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु मुख्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जन्मजात विकृति के कारण यदि कोई अंग लुप्त हो गया है, यानी जन्म से ही कोई अंग आया नहीं है, तो प्रारंभ में ही कृत्रिम अंग को फिट करने के लिए हड्डी विशेषज्ञ के पास भेजा जाना चाहिए। टेढ़े पाँव को जन्म के तत्काल बाद ही ठीक करने से लाभ होता है, क्योंकि हड्डियां एवं जोड़ उस समय क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। अब बात करते हैं गामा अक्षमता की रोकथाम हेतु सावधानियां। हम किस प्रकार से सावधान रखेंगे ताकि गामा लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने की खतरा कम हो सकता है या नहीं हो सकता। किसी भी अक्षमता की रोकथाम अत्यंत ही क्या होती है, आवश्यक होती है। यहाँ गामा क्षमता के कई प्रकार बताए गए हैं और प्रत्येक की अलग अलग प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। अतः गामा क्षमता से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। जो गामा क्षमता है उसके लिए कई प्रकार की जो विकलांगता है उनमें इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं परम मस्तिष्कीय पक्षाघात से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। इससे बचाव के लिए गर्भावस्था के समय चिकित्सकीय जांच, उपचार, परामर्श एवं देखरेख अत्यावश्यक होती है। परमस्तिष्क पक्षाघात के लिए जो गर्भावस्था उस समय बार बार जांच की जानी चाहिए, उपचार किया जाना चाहिए, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका देखरेख के द्वारा, परामर्श या उपचार के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। प्रसव के लिए ऐसे चिकित्सालय का चुनाव करें जहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं क्या हो, उपलब्ध हो। बच्चे के जन्म के बाद उसे पोलियो, तेज बुखार, तपेदिक जैसे संक्रमण से बचाना चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी में मांसपेशियां कड़ी अथवा ढीली होती है, शरीर पीछे की ओर अकड़ा हुआ होता है, पैर एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं। ऐसे बच्चे दूध पीते समय जीभ से दूध को बाहर निकाल देते हैं या ठीक से दूध नहीं चूस पाते। परम मस्तिष्क के पक्षाघात न तो छूत से फैलती है और न ही आनुवांशिक होती है। ये चिकित्सकीय उपचार से ठीक नहीं होती। इस तरह सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि परम मस्तिष्क पक्षाघात एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीड़ित व्यक्ति का मस्तिष्क ज्ञात एवं अज्ञात कारणों से क्या होता है, शारीरिक संतुलन एवं गति नियंत्रण करने की क्षमता खो देता है। अतः इससे बचाव के लिए विभिन्न सावधानियों के साथ साथ उचित देखरेख की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित है। हम किस प्रकार से जो उपचार है या सावधानियां वो रखेंगे, देखरेख करेंगे ताकि जो परम सेरेब्रल पाल्सी उसकी वजह से कोई बच्चा गामा अक्षम ना हो। तो गर्भवती माँ को संक्रमण से बचाना चाहिए। कोई माँ गर्भवती हो तो उसको संक्रमण से बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, संतुलित भोजन देना चाहिए और समय समय पर चिकित्सकीय देखरेख में उसका जांच आदि की जानी चाहिए। दंपति को अनिवार्यतः रक्त समूह का परीक्षण कराना चाहिए। जो ब्लड ग्रुप है उसकी जांच कराना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के समय ब्लड की आवश्यकता हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान माँ को विषाक्त या मधुमेह से बचाना चाहिए। गर्भधारण हो तो उसको किसी प्रकार की विषाक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए और मधुमेह जो रोग है उससे भी बच्चे को माँ को बचाना चाहिए ताकि बच्चे में इस बीमारी से बचाव किया जा सके। कठिन प्रसव के समय, लंबे समय तथा अधिक दर्द के ऑक्सीटोसिन का अधिक खुराक से बचना चाहिए। ऑक्सीटोसिन की अधिक दवा नहीं लेनी चाहिए। बच्चे का अपरिपक्व जन्म न हो इसके लिए शुरू में क्या देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे के पैर एक दूसरे पर कैंचीनुमा चढ़े होते हैं तो सोते समय घुटने के बीच में तकिया इत्यादि लगा दिया जाना चाहिए। जो बच्चे जीभ से दूध को बाहर निकालते हैं या ठीक से दूध नहीं चूस पाते उन्हें निप्पल की सहायता से दूध इत्यादि पिलाना चाहिए। यदि मेनिंजाइटिस और एन्फेलाइटिस संबंधी जो संक्रामक बीमारियां हैं उनकी जो आशंका है तो तुरंत उपचार और सही ढंग से देखरेख करनी चाहिए। मेनिंजाइटिस क्या होती है, जो मस्तिष्क में किसी प्रकार का संक्रमण होता है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं।
दैनिक जो रहन सहन के क्रियाकलाप उनमें सुधार किया जाना चाहिए। जो आइडियल एक्टिविटी है उसमें सुधार करने के लिए प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। परमस्तिष्कीय पक्षाघात के साथ कोई अन्य सहसंबंधित विकृति न हो, इसका पूरी तरह से क्या देना चाहिए, हमको ध्यान देना चाहिए। बच्चे के सिर में चोट न लगे, इसका भी क्या देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मांसपेशी जो सेरेब्रल पाल्सी वो मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति चोट की वजह से होती है, तो इसका हमें विशेष रूप से क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब आता है पोलियो से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण के साथ साथ उचित सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं उन्हें जन्म के समय ही पोलियो की खुराक पिला दी जानी चाहिए। जो बच्चे घर पर या गांव में पैदा होते हैं उन्हें जन्म के 6 सप्ताह के अंतर्गत पोलियो की पहली खुराक पिला देनी चाहिए। 14 सप्ताह के होने तक पोलियो की 3 खुराकें मिल जानी चाहिए। इस प्रकार पोलियो की रोकथाम हेतु समय सारणी के अनुसार बच्चे का टीकाकरण पूरा किया जाना चाहिए। पोलियो के टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। पोलियो की दवा का जन्म के समय 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में प्राथमिक खुराक एवं 1 वर्ष की उम्र में बूस्टर खुराक की अवश्य पिलानी चाहिए। यानी जो दवा की पोलियो की दवा किस किस समय पिलानी चाहिए वो यहाँ पर दिया जा रहा है। माँ का दूध बच्चे को पोलियो के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। अतः माँ का दूध पिलाना चाहिए, ज़रूरी होता है। भोजन एवं पानी की स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। अतः भोजन सामग्री को मक्खियों से बचाकर रखने हेतु सलाह दी जानी चाहिए ताकि जो संक्रमण है उसका फैलाव ज़्यादा नहीं हो और बच्चे को संतुलित जो आहार है वो मिल सके माँ के द्वारा। व्यक्तिगत सफाई पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, यानी वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। भोजन से पहले हाथ धोने चाहिए और ज़रूरत से बच्चों को अवगत कराना चाहिए, यानी हाथ धोने जैसी जो ज़रूरतें हैं उनसे बच्चे को अवगत कराना चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मलमूत्र निष्कासन का सही प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में ही पोलियो वायरस भोजन, पानी और इसके साथ स्वच्छ बच्चे के मुँह तक पहुँचता है, तो मैं इसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 6 से 2 वर्ष तक के बच्चों की विशेष सफाई और अच्छे पोषक खाद्य पदार्थ देना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी की स्थिति में संक्रमण की आशंका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि बच्चे को सर्द बुखार और दस्त हो तो पोलियो वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, यानी पहले ही बच्चे को बुखार आ रही है, सर्दी लग रही है या दस्त हो रहा है तो पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलानी चाहिए। पोलियो वायरस के कारण जब सर्दी जुकाम होता है तो उस स्थिति में कोई इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना होने की आशंका रहती है। यानी कि वायरस के कारण जो सर्दी जुकाम होते हैं उस समय इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना होने की क्या होती है, आशंका होती है। अतः साधारण सर्दी बुखार दिखने पर सुई के लिए तत्परता नहीं दिखानी चाहिए, इससे लाभ के बजाय हानि हो सकती है। यदि पोलियो की आशंका हो तो बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए अगर पोलियो के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो। पुनर्वास कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है कि वे जन जन तक इस संदेश को पहुंचाए कि पोलियो की रोकथाम हेतु मुख्य द्वारा पोलियो ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप शरीर में पोलियो वायरस से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है और क्या है, निःशुल्क है। तो हमें सभी बच्चों को, भारत को पोलियो मुक्त हो चुका है, WHO ने घोषणा कर दी थी 1995 के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें वर्तमान समय में पोलियो हो सकता है, इसलिए पोलियो की दवा पिलाते रहनी चाहिए जन्म के समय जो बच्चे जन्मते हैं उनको। अब तीसरी बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा से किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। इसमें जन्म के समय पैर कमज़ोर होते हैं, जन्म के समय पेट में सूजन होती है और चोट के कारण हड्डियां अपने स्थान से अलग हो जाती है, चलने में कमज़ोरी होती है। सारांश, यदि किसी भी कारणवश गामा का विकास
धीमा हो, बच्चे गामक क्रियाकलापों में अक्षमता दर्शाते हैं तो जल्द से जल्द उस विकृति की पहचान करें और उसके लिए निश्चित कदम उठाकर बेहतर प्रयास द्वारा बच्चों को उचित सेवा और सही उपचार दिया जाना चाहिए। कुष्ठ रोग से बचाव के लिए सर्वप्रथम समाज में फैले हुए भय को दूर करना चाहिए। जो कुष्ठ रोग है उसमें हमारे जो अंधविश्वास है बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उसके द्वारा सबसे पहले उन अंधविश्वासों को समाज में जो डर है उसको दूर करना है, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी और इस जो कामुक क्षमता की विकृति विकलांगता है कुष्ठ रोग, तो उससे लोग जागरूक है और सावधानियां बरतेंगे। जन समूह में स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि ये उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के तौर पर यह भी बताया जाना चाहिए कि कुष्ठ रोग श्वसन तंत्रीय संक्रमण से होता है, लेकिन उसी को होती है जिसमें रोग प्रतिरक्षण क्षमता कम हुई जाती है। किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग का सही उपचार देने एवं विकृति से बचाने के लिए शीघ्र पहचान अति आवश्यक होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की अक्षमता की पहचान निम्नलिखित लक्षणों को देखकर की जा सकती है। कुछ लक्षण हैं जो कुष्ठ रोग से बचाव के लिए सिम्टम्स बच्चे को देखे जा सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तेज बुखार और सिर दर्द, इस प्रकार बच्चों में क्या होता है, तेज बुखार आती है, सिर दर्द होता है, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। खांसी और जुकाम होती है, दस्त और उल्टी होती है, जोड़ सख्त हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं जोड़, और हाथ पैर और कमर में दर्द होता है। प्रभावित अंग में की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दूसरे अंगों की अपेक्षा पतली हो जाती है। लकवा फ्लोपी टाइप यानी शिथिलनुमा होता है, ये उसके सिम्टम्स है। तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी जुकाम, दस्त उल्टी, जोड़ सख्त और हाथ पैर में कमर में दर्द हो जाता है, और प्रभावित अंग और मांसपेशियाँ दूसरे अंगों की अपेक्षा क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। कुष्ठ रोग के लक्षण में एक या दो हाथ या पैर की उंगलियों में विकृति होती है। कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति हाथ के अंगूठे की जो कनिष्ठ अंगुली के आधार को नहीं छू पाते। जन्मजात विकृति से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बचाओ, इसके बारे में क्या करते हैं आज बात। गुप्त रोगों से बचाव के लिए माता को गर्भावस्था के दौरान अनावश्यक दवा लेने और बिना चिकित्सक के सहयोग के गर्भपात का प्रयास करने से क्या किया जाना चाहिए, मना किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जन्मजात बीमारी में पैर अंदर और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। जन्मजात विकृति में कभी कभी हाथ पैर गायब हो जाते हैं। क्या होता है, जन्म के समय बच्चे के किसी के हाथ ही नहीं आए, पैर नहीं आए, तो ये लुप्त हो जाते हैं, जन्म के समय बच्चे में होते ही नहीं हैं। गर्भावस्था के समय यदि उसका पता जांच में माध्यम से चल जाए तो चिकित्सक से परामर्श के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं चोट के कारण विकृति से किस प्रकार से बचाव किए जा सकते हैं। किसी बच्चे में चोट के कारण होने वाली विकृति मुख्य रूप से बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद होती है, इसलिए इनके बचाव का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। जन्म के समय प्रसव की अवस्था अच्छी हो, जिससे बच्चे को किसी प्रकार की आने लगे चोट ना लगे। बच्चे को ऐसे स्थान पर लेटाए जहां पर खिसक कर ज़मीन पर गिरने की संभावना न हो, तो ये बचाव हम यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे को नुकीली और हानिकारक जो वस्तुएं हैं उससे खेलने के लिए नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चे को चोट जो लग सकती है या किसी प्रकार की अनहोनी से हमें बच्चे को बचाना है। बच्चों को सीढ़ी और ऊंची जगह पर चढ़ने पर विशेष ध्यान दें। बच्चे को उम्र के हिसाब से इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं, पर पहले ही बच्चे को हम सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं तो वो देखा देखी में गिर सकता है और किसी प्रकार की चोट लग सकती है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी करें, क्योंकि चोट के कारण विकृति किसी भी उम्र में अनेकों कारण से हो सकती है। अविकसित अंग से बचाव। अविकसित अंग होने का मुख्य कारण गर्भावस्था के समय में कुपोषण का होना माना जाता है। इसलिए यदि गर्भावस्था के समय कुपोषण एवं अन्य बीमारी से बचाव
कर लिया जाए तो इस पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अविकसित अंग के कारण अज्ञात भी है। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित प्रकार की सावधानियां बरती जा सकती है। गर्भावस्था के समय माँ को संतुलित आहार की व्यवस्था करना। गर्भावस्था के समय माँ को ऑक्सीटोसिन जैसी दवा का सेवन से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। ऐसे समय में किसी प्रकार की बीमारी अथवा संक्रमण होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श क्या लेना चाहिए, जिससे कि हमें उस जो विकृति है उससे पहले ही हम सावधान हो सके। विशेषज्ञ के परामर्श के बिना गर्भपात न कराना चाहिए। गर्भावस्था के समय टीकाकरण समय अनुसार क्या करना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए। गर्भावस्था के समय नियमित रूप से प्रसूति विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए समय समय पर, ताकि हमें किसी प्रकार की जो विकलांगता या विकृति उसका पहले ही पता चल सके और हमें किसी प्रकार की क्षति देखने को ना मिले। अब 8वीं बात करते हैं मांसपेशी क्षरण से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। मांसपेशी क्षरण एक ऐसी बीमारी है जिसकी गंभीरता लगातार बढ़ती जाती है और उसका कोई उपचार नहीं हो पाता। फिर भी इस प्रकार इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखनी चाहिए। जो सावधानी है वो कौन कौन सी, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मांसपेशी क्षरण आने वाली पीढ़ी में न हो, इसके लिए जिस व्यक्ति को मांसपेशी क्षरण हुआ हो उसकी बहन के विवाह द्वारा ये बीमारी होने वाले संतान में पहुंच सकती है। इसके लिए उचित क्या करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। मांसपेशी क्षरण से ग्रसित बच्चे की मां के नज़दीकी रिश्ते में ही लड़की का विवाह करने से होने वाली संतान इस रोग से प्रभावित हो सकती है। इसके लिए विशेषज्ञ की उचित परामर्श लेना चाहिए। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गामा अक्षमता का प्रबंधन। किस प्रकार से हम गामा अक्षमता का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पर अच्छी सुविधाएं देने से बच्चा प्रोत्साहित होकर खुद के लिए कुछ करने का प्रयास करता है। बच्चे को अपने शरीर और दिमाग ज़्यादा उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह दैनिक ज़रूरत के काम कर सके, दूसरे के कार्यों में मदद करे और दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। इससे क्या होता है, बच्चा समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकता है और अपने को हीन भावना से नहीं देखेगा। गामा क्षमता में विशेष कर जो पोलियो वाले बच्चे होते हैं उनके मानसिक विकास में कोई बाधा नहीं होती, उनका मस्तिष्क सामान्य होता है, जिससे पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती है। अतः इसके लिए शिक्षा की सामान्य धारा में उच्चतम शिक्षा देना संभव है। जिन बच्चों में चलन बहुत सीमित है, यानी कुछ लिमिट काम है वो कर सकते हैं, उन्हें पाठशाला और महाविद्यालय तक आने जाने के लिए कठिनाई हो सकती है। ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा तक पहुंचने में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेखन कार्य के लिए विशेष उपकरण एवं सहायक उपकरण में के उपयोग हेतु अनुमोदन मिलना चाहिए। जन्मजात विकृति की वजह से लुप्त अंग वाले बच्चों को समुचित रूप से सहायक सामग्री तथा उपकरण की मदद से शिक्षण प्रशिक्षण देकर कार्यात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यानी उनको रोजगार पर कार्य प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उन्मुख कार्य करवाए जा सकते हैं। यदि इनकी दोनों बाहें नहीं है तो इन्हें पैरों से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोई भी अंग कार्य कर रहा उसी को पूर्ण एनर्जी के साथ में प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो वो अपने कार्य उस अंग से आसानी से कर सकता है और कृत्रिम अंगों द्वारा भी आवश्यक मदद देते हैं। देखा जाए तो उचित प्रशिक्षण एवं प्रबल जिज्ञासा के कारण अनेकों विकलांग व्यक्तियों ने चित्रकला एवं कला के अन्य क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है। गाम विकलांगता का अर्थ सिर्फ चलना ही नहीं, अपितु उठने बैठने एवं लेटने संबंधी क्रियाओं से भी है। अतः गामा क्षमता के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। शारीरिक स्थिति। किसी भी गामाक्षम बच्चे अथवा वयस्क को जो करवट बदलने एवं उचित रूप से बैठने में असमर्थ होता है, सहायता के द्वारा उसकी शारीरिक स्थिति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। फिर आती है भौतिक चिकित्सा।
प्रत्येक गामा अक्षम व्यक्ति जो उठने बैठने चलने फिरने इत्यादि में असमर्थ होता है उसे भौतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। भौतिक चिकित्सा के अंतर्गत व्यायाम चिकित्सा को विशेष महत्व दिया जाता है। जो भौतिक चिकित्सा इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है व्यायाम चिकित्सा के द्वारा। फिर आता है व्यवसाय चिकित्सा, वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा भी उसकी जो गामा की स्किल्स है उसको किस प्रकार से डेवलप की जा सकते हैं। गामाक्षम व्यक्ति में जब सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक क्रियाएं प्रभावित होती है तो पकड़ को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म कौशल एवं स्थूल कौशल संबंधी कार्य कराए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म गामक एवं स्थूल गामक क्रियाएं का विकास होता है। फिर आता सामाजिकरण। कभी कभी कुछ अभिभावक एवं अन्य लोग इन विकलांगों से दूर भागते हैं, उन्हें गलत संज्ञा देते हैं, जिससे उनका मनोबल क्या होता है, गिरता है। अतः अभिभावक, रिश्तेदार एवं आस पड़ोस के सभी व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ में मधुर संबंध स्थापित करें, ताकि उन्हें भी समाज के रीति रिवाजों का पता चल सके और वे अपने को समाज में समायोजित कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि गामाक्षम व्यक्ति को लोगों से सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस कार्य के लिए सामान्य विकलांग दोनों की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। तो सामाजिकरण में क्या होता है, बच्चों की हीन भावना को दूर करने के लिए हमें उनको समाज के हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि वो भी हमें समाज के ही एक अंग महसूस कर सके और अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना करे। समाज के लोगों को इस प्रकार के जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वो इस प्रकार के बच्चों में और सामान्य बच्चों में डिफरेंस नहीं करे। अब बात करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण। इस प्रकार बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। गामा अक्षम बच्चे विशेष रूप से शिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इनका शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामान्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से किया जा सकता है। इनकी अध्ययन सामग्री में ज़रूरत के अनुसार परिमार्जित या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। किसी प्रकार बच्चे को पेन पकड़ने में प्रॉब्लम है तो उसको ग्रिप्स के द्वारा या उस पेन के होल्ड को मोटा करके पकड़ने में आसानी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो अडेप्टेशन है वो देखकर इस प्रकार बच्चों को शिक्षित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। फिर आता है पुनर्वास। इस प्रकार बच्चों को पुनर्वासित किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि गामक क्षमता वाला व्यक्ति रोजगार संबंधी कोई कार्य सीखना चाहता है तो उसे रोजगार पर प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पुनर्वासित किया जाना चाहिए। गामक अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर है, जैसे बुनाई, फूल बेचना, छोटी दुकान, पत्तल बनाना, ठोगा बनाना, बीड़ी बनाना, दर्जी का कार्य, जल्दसाजी, चित्रकारी, टोकरी और चटाई बुनना, पढ़ने एवं पढ़ाने का कार्य, दफ्तर का कार्य, स्वरोजगार, मशीन का कार्य, डेयरी के कार्य, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि कार्य इस प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। गामक अक्षम व्यक्ति उपरोक्त के साथ साथ अनेकों ऐसे व्यवसाय एवं कार्य भी करते हैं जो सामान्य व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। गामक क्षमता से प्रभावित व्यक्ति के बौद्धिक स्तर पर निःशक्तता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रबंधन हेतु असावधानी बढ़ती गई तो उसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये अक्षमता वैसी तो किसी प्रकार की छुआछूत से बीमारी नहीं है, परंतु समाज में कुछ लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं। यदि गामा क्षमता के अन्य पहलुओं का अध्ययन किया जाए तो बहुत से लोग इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल अथवा पाप मानते हैं, जो कि सार्वभौम असत्य हैं। इस प्रकार की गलत धारणा विकलांग व्यक्तियों की पुनर्वास एवं सामाजिक समायोजन में बाधा पहुंचाती है, जिन्हें समाज प्रसार के द्वारा दूर किया जा सकता है। अतः यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार की गामक अक्षमता देखी जाए तो उनकी शीघ्र पहचान, अंतराक्षेपण एवं प्रबंधन के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य न सिर्फ पुनर्वास कर्मी बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का है। तभी विकलांग व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाना संभव हो सकेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें,